आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है आजकल हर घर की कहानी है। ये जो डिजिटल दुनिया है, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा तो है, पर बच्चों के लिए इनकी सही सीमा क्या हो? हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP के कुछ दिशा निर्देश हैं। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मकसद सिर्फ नियम जानना नहीं है। असल मकसद है एक ऐसा संतुलन खोजना जिससे टेक्नोलॉजी बच्चों के विकास में बाधा न बने, बल्कि उनकी मदद करे। सही बात है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं स्क्रीन टाइम, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्क्रीन टाइम का मतलब है किसी भी तरह की स्क्रीन, जैसे मोबाइल, टीवी, टैबलेट, इन सब पर बिताया गया कुल समय। लेकिन इसे अच्छे और बुरे में बांटा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? अगर स्क्रीन का इस्तेमाल स्कूल के काम के लिए हो रहा है, या रिश्तेदारों से बात करने के लिए, या कुछ नया सीखने के लिए, तो ये हेल्दी है। और अनहेल्दी मतलब वो वीडियोस जो बच्चे घंटों देखते रहते हैं? हाँ, या फिर हिंसक वीडियो गेम्स और सुरक्षित वेबसाइट्स पर जाना, ये सब अनहेल्दी या नकारात्मक स्क्रीन टाइम कहलाता है। समझ गई। तो क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी क्वांटिटी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कितना स्क्रीन टाइम सही है? IAP उम्र के हिसाब से क्या कहता है? नियम बहुत स्पष्ट हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन से पूरी तरह दूरी। पूरी तरह मतलब 0? हाँ, 0 सिर्फ एक अपवाद है। कभी कभी दूर रहने वाले रिश्तेदारों से वीडियो कॉल, बस। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए? उनके लिए दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और जितना कम हो उतना ही अच्छा। 1 घंटा? ये भी काफी सख्त नियम है। बिल्कुल। और बड़े बच्चों और किशोरों के लिए, उनका तो अब स्कूल का काम भी ऑनलाइन होता है। हाँ, तो उनके लिए घंटे गिनना मुश्किल है। इसलिए यहाँ संतुलन जरूरी है। स्क्रीन टाइम की वजह से दूसरी जरूरी चीजें कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि? जैसे कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, पूरी नींद, जो किशोरों के लिए रात में 8-9 घंटे होती है। हाँ। स्कूल का काम, परिवार के साथ समय। अगर स्क्रीन की वजह से इनमें से किसी भी चीज पर असर पड़ रहा है, तो समझिए स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह की चेकलिस्ट है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये नियम इतने सख्त क्यों हैं? ज्यादा स्क्रीन टाइम का बच्चों पर असल में क्या असर पड़ता है? इसके कई बुरे प्रभाव हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। मोटापा तो सबसे आम है ना? हाँ, मोटापा, बैठे रहने की आदत, ये तो है ही। पर आजकल उन बच्चों में सिर दर्द, आंखों में खिंचाव और गर्दन, पीठ, कलाई में दर्द भी बहुत देख रहे हैं। और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? ये शायद ज्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल। छोटे बच्चों में बोलने में देरी देखी गई है। बड़े बच्चों में अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। गुस्सा भी बढ़ता है। हाँ, आक्रामकता और तुरंत संतुष्टि पाने की इच्छा। सब कुछ अभी चाहिए। हाँ, और ध्यान की कमी। फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, और FOBLOB, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। ये सब मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और साइबर बुलिंग, मीडिया की लत, डिप्रेशन, ये लिस्ट तो काफी लंबी और डरावनी है। और इन सब का सीधा असर पढ़ाई पर पड़ता है। अकादमिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके सिर्फ नुकसान ही हो। इन दिशा निर्देशों में कुछ फायदों का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर स्क्रीन का इस्तेमाल सही मात्रा में और संतुलित तरीके से किया जाए, तो इसके कई फायदे भी हैं। ये सीखने और ज्ञान बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सही बात है। दोस्तों और परिवार से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर कुछ देखते या खेलते हैं, तो वो रिश्ता भी मजबूत होता है। बिल्कुल। और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स तो बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका देते हैं। एक और चीज, जो ऑटिज्म या सीखने की समस्या वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी मददगार हो सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनके लिए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो उनके सामाजिक व्यवहार और पढ़ाई में बहुत सुधार ला सकते हैं। तो अब उस विषय पर आते हैं जो माता पिता को सबसे ज्यादा परेशान करता है, सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अब तो PUBG जैसे ऑनलाइन गेम्स भी। हाँ, और दिशा निर्देशों में सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों बताए गए हैं। फायदे क्या हैं इसके? देखिए, जो बच्चे शर्मीले होते हैं वो ऑनलाइन ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये मिलकर सीखने को भी बढ़ावा देता है। लेकिन इसके नुकसान वो शायद कहीं ज्यादा हैं। नुकसान बहुत गंभीर हो सकते हैं। गलत सामग्री, जैसे फेक न्यूज, और वो लाइक्स और कमेंट्स से जुड़ी चिंता। हाँ, सोशल मीडिया एंग्जाइटी। इसके अलावा ऑनलाइन यौन शिकारियों से दोस्ती का खतरा,
साइबर बुलिंग और प्राइवेसी का उल्लंघन, ये सब बड़े खतरे हैं। तो फिर सवाल ये है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की सही उम्र क्या है? इसके लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी न्यूनतम उम्र तय की है। अच्छा, जैसे? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब के लिए 13 साल। और व्हाट्सएप के लिए? वो तो आजकल हर बच्चे के पास है। व्हाट्सएप की न्यूनतम उम्र 16 साल है। 16 साल? ये तो शायद बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होगा। हाँ, और यूट्यूब के लिए 18 साल या 13 से 18 साल के बीच माता-पिता की अनुमति से। तो सबसे जरूरी सलाह यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की अनुमति देने से पहले माता-पिता को खुद उसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। तो इन सब जानकारियों का मतलब क्या है? माता-पिता इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? इसका समाधान है डिजिटल नियम बनाना, या जिसे डिजिटल हाइजीन कहते हैं। कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, बच्चों को ऑनलाइन शिष्टाचार सिखाएं। ऑनलाइन शिष्टाचार? हाँ, मतलब दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अपमानजनक संदेश कभी ना भेजें, कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें। और अगर कोई बच्चे को ऑनलाइन परेशान करे, मतलब साइबर बुलिंग, हाँ, तो उससे कैसे निपटें? इसके लिए बच्चे को यकीन दिलाना जरूरी है। उसे कहना है कि वो भेजने वाले को ब्लॉक करे, जवाब ना दे और सबूत के लिए मैसेज सेव करें। और फिर पेरेंट्स से बात करें? हाँ, और जरूरत पड़ने पर स्कूल या साइबर पुलिस से संपर्क करें। ठीक है। और घर में एक स्वस्थ माहौल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत अच्छे नियम हैं, जैसे सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। क्यों? क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद खराब करती है। अच्छा। दूसरा, 20-20-20 नियम का पालन करें। 20-20-20? ये क्या है? आंखों के तनाव को कम करने के लिए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। ये तो बहुत आसान है। हाँ, और डिजिटल फ्री जोन बनाएं। मतलब? जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल। इन जगहों पर कोई भी गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये नियम तो शायद पेरेंट्स पे भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज है, डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग? मतलब डिजिटल उपवास। हाँ। एक समय तय करें जब परिवार का कोई भी सदस्य डिवाइस का उपयोग नहीं करेगा और वो समय परिवार के साथ बिताएगा। स्रोत में एक बहुत गंभीर बात का जिक्र है कि मीडिया की लत ड्रग्स की तरह हो सकती है। कोई कैसे जानेगा कि बच्चे को इसकी लत लग गई है? इसके कुछ चेतावनी संकेत हैं। जैसे? अगर बच्चा मजबूरी में मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसके लिए तड़पता है, या उपयोग पर नियंत्रण खो चुका है। मतलब शुरू तो करता है 10 मिनट के लिए, पर घंटों निकल जाते हैं। बिल्कुल। और अगर रोकने के लिए कहने पर हिंसक हो जाता है। और बुरे परिणामों के बावजूद, जैसे पढ़ाई में गिरावट, दोस्त खोना, इन सब के बावजूद उपयोग करना जारी रखता है। अगर ये संकेत दिखें तो बाल रोग स्पेशलिस्ट या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे अहम सवाल, क्या माता-पिता के खुद के स्क्रीन टाइम का बच्चों पर कोई असर होता है? बिल्कुल होता है। शायद सबसे ज्यादा असर उसी का होता है। अच्छा? बच्चे उपदेश से नहीं, उदाहरण से सीखते हैं। अगर माता-पिता खुद स्वस्थ डिजिटल आदतों का पालन करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। सही बात है। और अगर माता-पिता खुद स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो बच्चे के साथ उनका संवाद कम हो जाता है। इसका बच्चे के विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेप में आज की इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें सामने आईं। एक तो उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम की सीमा तय करना, खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, ये पाबंदी लगाने के बारे में नहीं, बल्कि संतुलन खोजने के बारे में है। सही कहा। तीसरा, सोशल मीडिया के अपने नियम और खतरे हैं जिनके बारे में जागरूक होना चाहिए। और सबसे बढ़कर डिजिटल हाइजीन के नियम बनाना और माता-पिता का खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना सबसे ज्यादा प्रभावी है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। ये दिशा निर्देश डिजिटल नागरिक बनाने पर जोर देते हैं। डिजिटल नागरिक? हाँ, तो सवाल सिर्फ स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने का नहीं है, बल्कि बच्चों को डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से जीना सिखाने का है। जब हम ऑनलाइन जीवन को सिर्फ नियमों के बजाय अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ नागरिकता के रूप में देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है।